चलाओ, हमको डरते हैं एटम बम से। असल एटम बम वो नहीं है जो इनका कोटे में पड़ा है। असल एटम बम वो 22 करोड़ अवाम है जो फटेंगे तो इनको इनको चीथड़े कर देंगे। जब तक है दम में दम, मैं नाचूंगी मैं नाचूंगी, वो शोले का। तो ये जब तक इनके दम में दम है ये तो बकेंगे, क्योंकि जब इनका तक है काम बकना जान, है। जब ये तक है बकते रहेंगे। जान। ये कब्र में भी होंगे, कब्र में भी होंगे तो इनकी कब्र के ऊपर जो कुतबा लगेगा उस पर लिखा होगा कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। वहां पे विंटर गेम्स चल रही हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है। वहां पे 15,000 करोड़ रुपया जो है बजट में रखा गया है, सिर्फ कबायलियों के लिए, खाना बदोशों के लिए। कभी दुनिया में सुना है खाना बदोशों के लिए बजट में पैसे रखे हों? 6,000 करोड़ को तो कोई चिंता नहीं है। पाकिस्तान डूबता है डूबे, फलता है फले। उनको अपने पैसे से ताल्लुक है, गद्दारों के साथ मुज़ाकरात नहीं करते। ये गद्दार हैं। ये इंडिया के गद्दार होने से पहले हमारे कश्मीर के गद्दार हैं। इन्होंने कश्मीरियों के साथ गद्दारी की, क्योंकि परेशान हो गया। कहती हैं कि कश्मीर में गुंडा राज है, कहती हैं कश्मीर को मोदी जी अफगानिस्तान बना रहे हैं। देखना है तो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आके देखो, जहां 13 ब्रिगेड फौज बैठी हुई है हमारे ऊपर। कई दफा आपके प्रोग्राम में बात कर, हाइब्रिड सेपरेटिस्ट है महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला। ये यासीन मलिक से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यासीन मलिक, अफजल गुरु और वो सईद गिलानी वगैरह जो थे, इनका तो पता है, इनका तो पता है। ये तो खुलेआम पाकिस्तान की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास मुद्दे पर। और खास मुद्दा पाकिस्तान और पीओजेके से जुड़ा है, और उसी से जुड़े आगे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। Thank you so much for taking our time and joining our यू show. वेलकम। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें सिक्योरिटी या फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही एस्पेक्ट पे वो बहुत ज्यादा मशक्कत झेल रहा है। और आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज था, उसकी जो उनके बीच एक टॉक चल रही थी, वो भी खत्म हो चुकी है और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। और हमने देखा कि पीओजेके में जो अभी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे हुआ था 5 फरवरी को, संडे को, उस पे जो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही भारत को निशाना साधते हुए कि भारत जो है वो पाकिस्तान को एक नीची निगाह से देखता है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान के पास वो ताकत है जो उस आंख को निकालकर कुचलने की ताकत रखता है। ऐसे में जब वो इतने फटे हाल हैं, कहीं से कोई बात उनकी बन नहीं पा रही है, लेकिन कुछ दिन पहले ये बात कहने वाले कि हम भारत के साथ एक सिंसियर टॉक करने के लिए तैयार हैं, हमारी बातचीत कराइए। वो इस तरह की बात करते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? पूरे इनके ऊंच ये जो बदलता हुआ रवैया है इनका, कभी कुछ बोलते कभी देखिए, कुछ पहली बोलते। बात तो ये है कि भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश को नीची निगाह से नहीं देखा। भारत पाकिस्तान को अफसोस की निगाह से देखता है। भारत देखता है कि चलो भाई, तुमने बंटवारा कर लिया, कोई बात नहीं, हम ये जो कड़वा घूंट है पी लेते हैं, लेकिन तुमने किया क्या आखिरकार? ये जो नॉर्दर्न इंडिया का हिस्सा है जो पाकिस्तान बना, ये भारतीय शहरी थे। 1947 से पहले ये सदियों से भारतीय शहरी थे। सदियों से ये एक जो है वो जोग्राफियाई वहदत का हिस्सा थे। तो उनको अफसोस होता है देख के कि ये क्या किया है इन्होंने, ये क्या हालत तक पहुंचा दिया है। फिर जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बात का ताल्लुक है, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की कि 5 फरवरी को इकोनॉमिक क्राइसिस से और आईएमएफ के जो डिस्कशंस हो रही हैं उनसे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए पूरे पीओजेके में, पीओजीबी में और पाकिस्तान में जो है वो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो ये मनाते हैं उसको दोबारा मनाया जाए। लेकिन वो बैक फायर कर गया। पीओजेके में जो है हर शहर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। हर शहर में लोगों ने आटा की मांग की है।
बिजली की मांग की है, और उन्होंने इस दफा तो कंपैरिजन किया है कि 10 किलोमीटर के फासले में प्याज का क्या रेट है और पीओजे में क्या रेट। 10 किलोमीटर के फासले पे आटा किस भाव बिक रहा है और यहाँ मिल ही नहीं रहा। आज जो मुझे खबर आई है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में 4,000 रुपए का जो है वो 20 किलो आटा मिल रहा है, और वो भी नहीं मिल रहा। मतलब है 4,000 रुपए में 20 किलो आटे का थैला भी नहीं मिल। तो ये इन्होंने जो कोशिश की वो नाकाम हो गई। अभी आईएमएफ के साथ जो इनके मुज़ाकरात थे वो बेनतीजा रहे हैं। आज आईएमएफ का वक्त वापस चला जाएगा। जी। तो आईएमएफ से ये 1.3 1.2 बिलियन की किस्त लेना चाहते हैं, जो 2019 में इमरान खान ने साइन किया था आईएमएफ के साथ 6.5 बिलियन का बेल आउट पैकेज, ये उसका हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हम इतने शदीद जो और सख्त जो आईएमएफ की टर्म्स हैं उनको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो पाकिस्तान में तो बगावत हो जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी। यानी महंगाई इतनी हो जाएगी कि लोग तो फिर, मतलब है आखिरी वो तिनका होगा जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द बैक ऑफ द कैमल वाला हिसाब हो जाए। तो ये फिर ये इन्होंने एक और बयान भी दिया, जो आपसे जब फोन पे गुफ्तगू हो रही थी तो आपने मुझे इसका जिक्र किया था कि ये एटम बम का कह रहे हैं कि हमारे पास एटम बम। तो भाई एटम बम है तो चलाओ चलाओ, हमको डरते हैं एटम बम से। असल एटम बम वो नहीं है जो इनका कोटे में पड़ा है। असल एटम बम वो 22 करोड़ अवाम है जो फटेंगे तो इनको इनको चीथड़े कर देंगे इनके। उसके फटने का इनको ज्यादा सोचना चाहिए, बजाय इसके कि ये कोटा वाले एटम बम का, जिसके क्योंकि एटम बम अगर आपने फाड़ना हो तो उसके लिए मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, उसको फिर जोड़ना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, उसमें भी कम से कम एक हफ्ता लगता है। तो उनके पास तो पैसे ही नहीं है तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, पेट्रोल ही नहीं है। ऐਵੇਂ फजूल बातें करते हैं। कभी इनके मिनिस्टर कहते हैं पाओ पाओ के बम है। ये फजूल बातें हैं। ये इन बातों से जाहिर होता है कि हाउ इररिस्पॉन्सिबल दिस गवर्नमेंट इज, और कितने ये जो है वो बचगाना बातें कर रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं अवाम की मुसीबतों से। जी। अच्छा, मिर्जा साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएमएफ और पाकिस्तान की जो टॉक चल रही थी वो बेनतीजा है, और वो आईएमएफ की जो टीम है वो वापस जारी है। अगर हम उसको लेकर मैं आपसे बात करूं तो क्योंकि आईएमएफ की टीम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज या उनकी बातचीत मानने के लिए तैयार नहीं हुई, ऐसी क्या वजह है कि जो आईएमएफ की टीम है वो अपने जो उनके पॉइंट्स हैं उससे टस से मस नहीं हो रही है? क्यों पाकिस्तान पर भरोसा आईएमएफ को खत्म हो रहा है? क्या ऐसी वजह है? पाकिस्तान पर से आईएमएफ का भरोसा अकेले थोड़े ना खत्म हो रहा। पाकिस्तान पर से तो चाइना का सबसे पहले भरोसा खत्म हुआ है, जिन्होंने अपनी कंपनियां वापस बुला ली हैं जो पीओजे में काम कर रही थी, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि उन चाइनीज कंपनियों को 3-3 साल से उन्होंने पेमेंट नहीं की। तो भरोसा तो किसी को भी नहीं है। और आईएमएफ की जो शराइतें देखें, ये वो शराइत हैं, ये एक किस्म का स्टीरॉयड इफेक्ट है, और ये स्टीरॉयड देना चाहते हैं आईएमएफ पाकिस्तान को। लेकिन वो स्टीरॉयड जो है उससे इंसान की जान भी जा सकती है ना, लिवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। यानी कि जो शराइत आईएमएफ इन पे लगाने जा रहा है वो शराइत अगर ये मानते हैं तो पहले ही इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है। बिजली इतनी महंगी है कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये चला भी ले किसी ना किसी तरीके से ना, तो इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिवनेस इनकी इफेक्ट होती है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है ना बिजली महंगी करने से। इसी तरह और चीजें हैं। मिसाल के तौर पे आप कल देखें कि पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज बंद हो गई। कल उन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि 4 फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियां पहले बंद हो गई थी, बाकी आज बंद हो गई, यानी 2 दिन पहले। तो ये इनके पास कोई चारा नहीं है सवाए इसके कि ये बाइज्जत तरीके से डिफॉल्ट करें और ये कहें कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। और दूसरी बात ये है
कि इनको ये कहना चाहिए कि जो IMF ने कर्जे दिए हैं या वर्ल्ड बैंक ने कर्जे दिए हैं पाकिस्तान को, वो 35 साल तो मिलिट्री रिजीम्स रही हैं पाकिस्तान में जिन्होंने ये कर्जे लिए हैं। तो जब आप कर्जा किसी को देते हैं तो आप उसकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को सामने रखते हैं और देखते हैं कि भाई कर्जा लेने वाला कर्जा वापस कर सकता है कि नहीं। तो इसका दो मतलब निकलते हैं ना, एक तो ये कि ये जो कर्जे थे IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को बदनीति पर दिए हैं, ये जानते हुए दिए हैं कि ये वापस नहीं कर सकते, फंसाओ इनको इसमें। और दूसरा जो है वो जो कर्जे दिए हैं वो कर्जे गए कहाँ? वो अब मिलिट्री ने और उनकी सरकारों ने करप्शन की है, वो खा लिए हैं, वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में डॉलरों की शक्ल में पड़े हुए हैं। और पिज्जा फ्रेंचाइजेज खरीदी गई हैं उनसे, और उनसे जो है वो आइलैंड खरीदे गए, ऑस्ट्रेलिया के जजीरे खरीदे गए। तो ये मोटी मोटा है, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? अगर वो पैसा जो है सही तरह से लगाया जाता, स्मॉल इंडस्ट्री को एनहांस करने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन जो है पूरी मुल्क की उसको करने के लिए, ग्रिड स्टेशंस बनाने के लिए, पुरानों को अपग्रेड करने के लिए, वो तो इन्होंने किया नहीं। और जो थोड़ा बहुत इन्होंने किया चाइना से, जो ग्रिड स्टेशंस मंगवाए इन्होंने, चाइना ने अपने पुराने सेकंड हैंड ग्रिड स्टेशन इनको दिए, जिसकी वजह से पिछले दिनों आपने देखा कितना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हुआ पूरी कंट्री में, 48 घंटे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं थी। तो ये इनको कर्जे वापस करने से इनकार करना चाहिए कि भाई ये बदनीति पर हैं, और इस पर कमीशन बनाया जाए कि ये क्यों दिए गए और ये किस किस ने लिए और वो पैसा कहाँ गया। इस तरीके से इनको करना चाहिए और इनको कर्जे वापस करने से इनकार कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। और 5 फरवरी को शहबाज शरीफ ने कश्मीर सॉलिडारिटी डे पे ये बात भी कही कि IMF ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ, हर एक खर्चे पर, हर एक पैसा जो आ जा रहा है उस पर नजर रखी हुई है। ऐसे भी फिर हमारे ऊपर भारत को लेकर भी उन्होंने सवाल किए। इनफैक्ट जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर है भारत में, उनको लेकर भी उन्होंने जो आजाद कश्मीर को लेकर भी उन्होंने कौन काफी सा सेपरेटिस्ट लीडर है भारत में? कौन जी सा कश्मीर में कौन सा सेपरेटिस्ट लीडर है? उनको ले उन्होंने इस तरह की बातें की कि किस तरह से आजाद कश्मीर में लोग जुल्म में के शिकार हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो अपनी बात नहीं। भारत को लेकर उन्होंने आजाद निशाना कश्मीर साधा। में या इंडियन कश्मीर में? आजाद कश्मीर उन्होंने भारत को लेकर कहा। उनका कहना था कि भारत का जो कश्मीर है, जो भारत के में आता है, उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि वहां पर जो लोग हैं, आवाम है कश्मीरी, उन पे जुल्म हो रहा है, वो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं बड़ा आगे। जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। वहां पे विंटर गेम्स चल रही हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है। वहां पे 15,000 करोड़ रुपया जो है बजट में रखा गया है, सिर्फ कबायलियों के लिए, खाना बदोशों के लिए। कभी दुनिया में सुना है खाना बदोशों के लिए बजट में पैसे रखे हों? 6,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए उन्होंने रखा है। बड़ा जुल्म कर रहे हैं। बात यह है, देखें, आपने बात की सेपरेटिस्ट की, देखें इंडिया में कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी, वहां दो किस्म के सेपरेटिस्ट हैं। एक तो यासीन मलिक टाइप और ये अफजल गुरु टाइप, इस किस्म के पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड सेपरेटिस्ट हैं, जो ओपन सेपरेटिस्ट हैं, जिनका पता है कि ये हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान की प्रॉक्सीज हैं, वगैरह वगैरह। एक है हाइब्रिड सेपरेटिस्ट। ये आज मैं पहली दफा आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूं। हाइब्रिड सेपरेटिस्ट है महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला। ये यासीन मलिक से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यासीन मलिक, अफजल गुरु और वो सईद गिलानी वगैरह जो थे, इनका तो पता है, इनका तो पता है। ये तो खुलेआम पाकिस्तान की बात करते, झंडा लगाते, सारा कुछ करते। लेकिन ये ज्यादा खतरनाक है महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला जैसे लोग, जो हाइब्रिड सेपरेटिस्ट है, जो अंदर बाहर से हिंदुस्तानी बनते हैं, अंदर से ये जो है ये वो है पाकिस्तान पाकिस्तानी। के पाकिस्तानी है। और ये आपने खरबूजा देखा है कभी? खरबूजा नहीं, तरबूज, तरबूज जो होता है, बाहर से वाटरमेलन, हरा होता है, अंदर से वो लाल। बाहर, हाँ, वो बाहर से ग्रीन होता है, उसको काटा तो फिर अंदर से वो रेड निकलता है। तो बात ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। जी जी, अगर आपने डॉक्टर साहब महबूबा मुफ्ती की बात की, तो उनको पाकिस्तान की तरफ से उनका दिल काफी मोम नजर होता आता है, और वो अक्सर इस तरह की बातें करती हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव नजर आता है। एक बार मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर,
वहां से आते हैं और आप बखूबी वहां के हालातों को लेकर लगातार आप एक्टिव रहते हैं और एक्टिविज्म आप लगातार करते रहते हैं। तो आप ऐसे लीडर्स को क्या कहना चाहते हैं जो पाकिस्तान के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में आवाम के हालात हैं और जो भारत में कश्मीर है हमारा, उसमें जो आपको एक ओपन कंपैरेटिव अगर एनालिसिस आपके सामने आप खुद करते हैं और आप खुद लगातार इन पे बात करते रहते हैं, इन लीडर्स को क्या कहना चाहते हैं इन दोनों हालात में कितना फर्क है जो फिर भी प्रोपेगेंडा करते रहते हैं भारत के खिलाफ, भारत में रह के? मैं तो कहते हैं ना, वी डू नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट। ये आम इंडिया का ये कानून है। मेरा ये असूल है कि हम गद्दारों के साथ मुज़ाकरात नहीं करते। ये गद्दार हैं। ये इंडिया के गद्दार होने से पहले हमारे कश्मीर के गद्दार हैं। इन्होंने कश्मीरियों के साथ गद्दारी की। महबूबा मुफ्ती की मैं कल जुबान सुन के परेशान हो गया। कहती हैं कि कश्मीर में गुंडा राज है। कहती हैं कश्मीर को मोदी जी अफगानिस्तान बना रहे हैं। मुझे आप बताएं कि कश्मीर में कहाँ गुंडा राज? गुंडा राज तो इन लोगों के प्रॉक्सीज ने वहां कायम किया था, जिसको 2019 5 अगस्त के बाद खत्म किया गया। और आज वहां पे आप देख लें खुद जाके कि क्या वहां पे डेवलपमेंट्स हो रही। गुंडा राज देखना है तो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आके देखो, जहां 13 ब्रिगेड फौज बैठी हुई है हमारे ऊपर, 40 लाख लोगों के ऊपर। जहां गुंडा राज इसको कहते हैं कि जबरदस्ती हमारा पानी का रुख तब्दील कर दिया दरियाए किशन गंगा का और जेलम का, और भूखा प्यासा मार दिया मुजफ्फराबाद को और उसके रास्ते में जितने भी गांव शहर आते थे उनको। गुंडा राज देखना तो आगे देखो किस तरह हमारे से जबरदस्ती साइन लिए जाते हैं एक्सेशन टू पाकिस्तान के लिए, और नजरिया पाकिस्तान के लिए कोई नौकरी अगर लेनी हो तो जबरदस्ती साइन लिए जाते हैं। हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते जब तक हम ये ना कहें कि हमने साइन ना करें बॉन्ड पे कि वी सपोर्ट द एक्सेशन ऑफ कश्मीर टू पाकिस्तान। हालांकि ये गैर कानूनी है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन ने तो हमें इजाजत दी है कि हम फैसला करें पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है। मैं कहता हूं आज रेफरेंडम कराएं ना, आप कराएं रेफरेंडम। आपने प्लेबिसाइड कराना है, कराएं प्लेबिसाइड। मैं प्लेबिसाइड से डरता हूं? मैं नहीं डरता प्लेबिसाइड से। हम नहीं डरते। आप कराएं प्लेबिसाइड। आप पाकिस्तान हारेगा प्लेबिसाइड पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में। लोग इंडिया के हक में वोट डालेंगे। ये सब झूठ इतना प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान की एम्बेसीज के जरिए और मस्जिदों के जरिए इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है पीओजेके में, गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे यूके की मसाजिद हैं यहाँ पे, कि लगता है कि पता नहीं कोई बच्चा ही नहीं है आबादी में, सब मर गए हैं, सबको मार दिया है, कोई औरत बची नहीं है, सबका बलात्कार वहां कर दिया। और बलात्कार कर देखना है तो आके हमारे देखो कैसे हमारी औरतों के रेप करते हैं ये पाकिस्तान के फौजी। और गरीब औरतों के घरों की औरतों के वो पुलिस तक पहुंच नहीं सकती, थाना ही नहीं उनको पता किधर है, वो किधर जाएंगी रिपोर्ट करने? अच्छा, तो हम ये बड़े एक एक अफसोस, चीज, इनके साथ मजाकरात नहीं हो सकते। ये इनके साथ बिल्कुल मजाकरात नहीं हो सकते। अरे और मुज़ाकरात कहाँ से इनको होगी जो उनकी ज़बान कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है, कोई बात करते हैं थोड़ी देर देखो पहले कहती है कुछ होती है, बाद में अफगानिस्तान कुछ बना रहे होती हैं, है। अफगानिस्तान बना रहे हैं। ये रेलवे के 6,000 दे के बकरवालों को और गुज्जर और दूसरे कबाइलियों के लिए 15,000 करोड़ है जो 3 साल में स्प्रेड आउट होगा, जिससे मुख्तलिफ जगहों पे जहां ये पास्चर्स में जाते हैं अपने भेड़ और बकरियां गाय भैंसे लेके, जी20 चल वहां रहा पे है भारत डिस्पेंसरियां में, खुलेंगी, वहां पे स्कूल में खुलेंगे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे उनके लिए, क्योंकि ये नोमैड ट्राइब्स है, ये एक जगह पे टिकते नहीं है, ये मौसम के साथ साथ ट्रैवल करते हैं। तो वो एक और पैटर्न है, उस पैटर्न के ऊपर इनके लिए फैसिलिटीज डेवलप होंगी। ये कहती है वहां अफगानिस्तान बन रहा है। ये तो इनका प्रोपेगेंडा है जो अपनी जो पॉलिटिकल इनकी विशेस हैं उसको फुलफिल करने के लिए करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, भारत में G20 समिट चल रहा है और कश्मीर में भी एक इवेंट वहां पर होना है और ऐसे में कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इंटरनेशनल अगर हम देखें तो बहुत सारी पावर्स कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर में आने वाले दिनों में और ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। और हम अगर शहबाज शरीफ की बात करें जो एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट करते हैं, वो अब भी बावजूद इसके कि पाकिस्तान अलग अलग कई सारे क्राइसिस से गुजर रहा है और वहां पर आवाम के पास खाने पीने के जो एसेंशियल गुड्स होते हैं वो नहीं है। और एक प्राइवेट कंपनी इनफैक्ट ने एक ताकतवर पाकिस्तान के नाम से कैंपेन शुरू किया जिसके तहत वो 10 लाख लोगों तक राशन पहुंचाने का काम करने शुरू करने वाले।
वो 5 तारीख को कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में कौमियत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लोगों को वर्गलाते नजर आए। उस दिन भी उन्होंने कहा कि हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, IMF ने भी हम पर निगाह बना रखी है, हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में हमें मजबूत कौम के तौर पर आगे बढ़ना है, हमें टूटना नहीं है, ये वो इस तरह की बातें जो हमेशा वो घिसी पिटी इस्लाम के नाम पर और कौम के नाम पर जो करते हैं। सवाल ये है कि POJK में तो लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन ये लोग कब तक इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह के एक झूठा नैरेटिव गढ़ते रहेंगे दुनिया के सामने कश्मीर को लेकर? वो इंडिया का गाना नहीं है, जब तक है दम में दम मैं नाचूंगी मैं नाचूंगी, वो शोले का। तो ये जब तक इनके दम में दम है ये तो बकेंगे, क्योंकि जब इनका तक है काम बकना जान, है, जब ये तक है बकते रहेंगे। जान। ये कबर में भी होंगे, कबर में भी होंगे तो इनकी कबर के ऊपर जो कुतबा लगेगा उस पर लिखा होगा कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है। चाहे कबर में अपने आग लग रही हो। हाँ, वो तो लगेगी। अच्छा, मैं अगर IMF को लेकर बात करूं तो IMF भरोसा तो नहीं कर रहा। आखिर कौन से ऐसे बड़े शक है, क्योंकि IMF को पाकिस्तान पे शक है और उनके वहां के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर और सब लोग कई दिन तक बातचीत करते रहे, 10 दिन तक वो पूरी बातचीत चली, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। भरोसा नहीं कर पा रहा, लेकिन आखिर शक किस बात का है? क्यों जो उनकी शक व शुबात है उनको दूर करने में पाकिस्तान नाकाम रहा है? कौन से वो शक है जिसको लेकर बड़ा शक IMF को पाकिस्तान पर है? नहीं, पाकिस्तान को देखें, वो कह रहे हैं कि अगर आप ये कर्जा लेना चाहते हैं तो इसकी वापसी को यकीनी बनाने के लिए इतने 100 अरब रुपए का टैक्स लगाएं, फ्यूल की प्राइसेस इतनी ऊपर करें ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। रेवेन्यू जनरेट होगा तो IMF को गारंटी होगी कि हाँ हमारी किस्तें आएंगी, ठीक है ना। तो वो ये करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बताया है ये इम्प्लोजन हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा बगावत हो जाएगी। पहले ही मुल्क नहीं संभल रहा, स्वात में आके पहाड़ों पे बैठ गए हैं तहरीक तालिबान वाले, पाकिस्तान वाले। बलूचिस्तान में कल फिर जो है हमले हुए हैं पाकिस्तानी फौजी चौकियों पे रॉकेटों से। तो ये कोई वो थोड़ी है, गुड़िया गुड्डी का खेल थोड़ी है, ये प्रॉपर वॉर हो रही है। तो ये अगर ऐसा करेंगे और पंजाब इनके पास रह गया थोड़ा बहुत, पंजाब में बगावत हो जाएगी, और पंजाब में अगर बगावत हो जाती है तो फिर ये टाइम टाइम फिश है पाकिस्तान, फिनिश। तो ऐसे में फिर आखिर जो IMF की टीम आई थी उन्होंने अभी तक कोई बातचीत नहीं की, पब्लिकली कुछ बताया नहीं कि आखिर क्या करने वाले हैं। और जो जानकारी है उसके हिसाब से यही आ रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में वो फैसला सुनाएंगे कि आखिर होने क्या वाला है। पाकिस्तान को खैर खासी बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे IMF से, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि किस तरह का डिसीजन IMF की तरफ से हो सकता है जो नेथन पोर्टर इस पूरी IMF की टीम को लीड नहीं, कर रहे थे? IMF की तरफ से तो कोई डिसीजन नहीं है, डिसीजन तो इन्होंने करना है। और ये मुझे ये लग रहा है, आज मैं सागदार जो है उसकी बात सुन रहा था, तो मुझे ये लगता है कि ये IMF को कह रहे हैं कि भाई हम एकदम नहीं ये बम मारते इतने टैक्सेस का और प्राइस हाइक का और ये वो, हम इसको स्टेजेस में करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसको करें। IMF वाले कह रहे हैं नहीं, अभी करो, ले पैसे लेने से पहले करो। तो ये 3-4 दिन में उसने भी कहा है, मंडे से ये इसके ऊपर ज्यादा और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन IMF को तो कोई चिंता नहीं है, पाकिस्तान डूबता है डूबे, फलता है फले, उनको अपने पैसे से ताल्लुक है और IMF अमेरिका के कंट्रोल में है। और अमेरिका जो है वो चाहता है कि ये पूरा रीजन जो है डिस्टेबलाइज रहे, क्योंकि अगर ये इलाका डिस्टेबलाइज रहेगा तो वो एक तीर से दो शिकार कर रहा है, यानी दो धारी तलवार चला रहा है। एक तरफ वो इंडिया को भी इंगेज रख रहा है इस रीजन और की चाइना को भी। इंस्टेबिलिटी में, और दूसरी तरफ चाइना को भी रख रहा है। तो बड़ी गेमें होती हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी गेमें हैं। बिल्कुल, और क्योंकि हम जैसे बेवकूफ जो हैं इस खित्ते के लोग, हमने अपनी ही बेवकूफियों की वजह से पहले यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया के मुसलमान मंगोल थे उनको घुसाया, फिर हमने यहाँ पे तुगलकों को घुसाया, फिर हमने यहाँ गौरी गजनवी को घुसाया, मोहम्मद बिन कासिम को घुसाया, और फिर फाइनली अंग्रेजों को घुसाया। तो हम
हम दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकते, हमें अपना घर देखना पड़ेगा कि हम क्या है और हमें क्या करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही, क्योंकि वही पाकिस्तान है, वही अमेरिका और वही आईएमएफ है। क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो आज पहली बार तो नहीं है, जो हालात हैं वो आज पहली बार नहीं है, हमेशा से पाकिस्तान ऐसा ही है। आईएमएफ पहले भी पाकिस्तान को राहत देता आया है और अब पाकिस्तान को लेकर काफ़ी सख्त हो गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो झटपटाहट है वो अ, बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, टीटीपी या फिर गिलगित बाल्टिस्तान में देखें, पीओजेके में देखें, बलोच लिबरेशन आर्मी, या हर तरफ से पाकिस्तान का जो शिकंजा है वो कसते चले जा रहे हैं। और ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पाकिस्तान जल्दी टूट सकता है। तो ऐसे में आईएमएफ की तरफ से भी कोई राहत नहीं मिल रही है, फिर सिक्योरिटी फ्रंट पे भी पाकिस्तान को क्राइसिस नजर है आ रहे हैं सामने। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट का दावा है वो आने वाले समय में हो सकता है कि वो दावा पूरा होता नजर आए। तो अगर कश्मीर को लेकर हम बात करें, जो हमारा आधा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको लेकर डॉक्टर साहब आपको क्या कहते हैं, 2023 में कश्मीर हमें वापस मिल जाएगा? देखिए 2023 में तो हमने ये कहा है ना कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो पीओजेके और पीओजीबी से निकल जाए, हमने ये कहा है। जी। अब वो निकलते हैं या नहीं निकलते, ये तो फिर जब व्हेन वी कम टू दैट ब्रिज देन वी विल क्रॉस दैट ब्रिज। अभी ये है कि अगले महीने में एक अहम ऐलान करने जा रहा हूँ, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो फिर हम देखेंगे कि ये नहीं निकलते तो फिर इनको कैसे निकालना है, वो फिर अगली स्टेज है। लेकिन इस वक्त तो हमने उनको 2-3 साल का टाइम दिया था हमने इनको निकलने का। यानी 2020 में हमने इनको कहा था कि आप 2023 तक निकल जाएं। हम्म। तो इनको बहुत टाइम दिया है। ये भी नहीं है कि हमने कहा सुबह निकल जाओ या शाम को निकल जाओ, 3 साल दिए हैं इनको। तो अगर ये नहीं निकलते हैं 22 अक्टूबर 2023 तक, तो फिर हम अपना नया लाएमल जो है वो देखेंगे कि उसको क्या करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी मुहिम का असर काफी पीओजेके में नजर आ रहा है। लोग अब खुलकर काफी बात करने लगे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और अपनी क्योंकि काफी पहले खौफ नजर आता था, पाकिस्तान आर्मी चप्पे चप्पे पर होती है वहां पर, ऐसे में लोग खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते थे। लेकिन अब काफी खुलकर लोग सामने आते हैं और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं। बल्टिस्तान में देखें तो वहां पर भी ये मुहिम काफी सरगर्मियां पकड़ती नजर आ रही है। और डॉक्टर साहब, आप चर्चा में जुड़े और अपने सभी सवालों पर खुलकर बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।